हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल मैगज़ोन। मैं एजुकेटर शगुन वार्ष्णेय आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के लास्ट गुटका, दैट इज गुटका नंबर 5 के साथ। और यहां पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स थ्योरी ऑफ मशीन्स चैप्टर। सब मिले जुले हम लोग चैप्टर में से काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स अब तक सॉल्व कर चुके हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो गेट 2014 के लिए 2019 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द लर्निंग ऐप ऑफ अनअकैडमी। वहाँ पर आप मुझे शगुन वार्ष्णेय के नाम से सर्च कर सकते हो। मेरे कोर्सेज एसएससी जेई मैकेनिकल के लिए लॉन्च हो चुके हैं एंड वेरी सून आई विल बी लॉन्चिंग मेनी अदर इंपॉर्टेंट कोर्सेज ऑन थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड ऑल, especially for SSC JEE mechanical people. However, those courses will be equivalently good for GATE and ESE aspirants also. और यहाँ पर इन कोर्सेज को 2 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया जाएगा। एक रहेगा हिंदी इंग्लिश मिक्स में और एक रहेगा हमारा सिर्फ इंग्लिश में। ये इसलिए ताकि जो भी लोग को हिंदी में दिक्कत होती है, स्पेशली द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, so they have no problem in understanding the courses and they are finding these and they will find these courses to be very useful और उनको आसानी से समझ में भी आएगा। whereas people from North India are comfortable in understanding Hindi as well as in English। तो आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर लीजिए और ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद मुझे वहाँ पर फॉलो करना ना भूलें और मेरे कोर्सेज को अच्छा रिव्यू और रेट भी कीजिए ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से अच्छे कोर्सेज और हम लोग का 25 ऑफ दिसंबर दैट इज क्रिसमस ईव पर जो मेगा गिव अवे सेशन होने वाला है उसको भी आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। ये लाइव सेशन होगा जहां पर मैं रिविजन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा, एक स्पेशल मटेरियल को गिव अवे भी करूंगा और टाइम हम लोगों ने काफ़ी सब लोग की डिमांड पर रात में रखा है ताकि सब लोग ज्वाइन हो सके, क्योंकि एक कंप्लेन आती थी कि टाइम बड़ा अटपटा रहता है कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द लेसन फॉर टुडे। और यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे 20 अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को। तो पहला प्रॉब्लम देखिए, इफ इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म द क्रैंक एंड द कनेक्टिंग रॉड लेंथ आर meters at right angle to each other at the given instant when the crank makes angle of 45 degree with inner dead center if the crank rotates with a uniform velocity of omega the angular acceleration। तो यहाँ पर आपको पता है जो हमारा ओमेगा ऑफ द क्रैंक होता है, सॉरी द अल्फा ऑफ द कनेक्टिंग रॉड जो होता है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन हो जाता है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। एन जो होता है ऑब्लिक्विटी रेशियो L/R होता है, दैट इज लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड अपॉन लेंथ ऑफ द क्रैंक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय √2। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय √2 ऑप्शन सी हो गया सही। स्टैटिक बैलेंसिंग इज सेटिस्फैक्टरी फॉर लो स्पीड रोटर्स बट विद इंक्रीजिंग स्पीड डायनेमिक बैलेंसिंग बिकम्स नेसेसरी। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज the effects of unbalances are proportional to the square of the speed। तो हायर स्पीड पे डायनेमिक बैलेंसिंग को बहुत ज़्यादा नेसेसरी माना गया है क्योंकि वहाँ पर आके जो अनबैलेंसेज हैं वो स्क्वायर ऑफ द स्पीड से वेरी करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। और स्टैटिक बैलेंसिंग में हमारा आप लोगों को पता है एक चीज़ बैलेंस्ड होती है, दूसरी चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। वेयर एज डायनेमिक बैलेंसिंग में हमें फोर्स और मूवमेंट दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है। तो स्टैटिक बैलेंसिंग में हमारे फोर्सेस ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं, बस मूवमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है। वेयर डायनामिक में हमें दोनों चीज़ों को ही बैलेंस करना पड़ता है। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम इन डायनामिक बैलेंस इंप्लाइज दैट, अ सिस्टम इन डायनामिक बैलेंस इंप्लाइज दैट। डेफिनेट सी बात है कि अगर डायनेमिक बैलेंसिंग हो चुकी है तो वहां पर स्टैटिक बैलेंसिंग तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर सिस्टम इज ऑल्सो स्टैटिकली बैलेंस्ड। Next is introduction of flywheel in a rotating system smoothens. So the introduction of flywheel in a system smoothens the twisting moment on the rotating shaft. So it twisting moment on the rotating shaft. तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। Now let us go to the next set of questions. A flywheel of moment of inertia has been given, fluctuates by 30 rpm for the fluctuation in energy of इतना, the mean speed of the flywheel। अब आपको पता है कि हमारा यहाँ पर I दिया हुआ है, ठीक है। तो
तो हमारा जो E होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 I ω1 स्क्वायर माइनस ω2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं I ω1 माइनस ω2 इंटू ω1 प्लस ω2/2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपैंड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मतलब 2 से डिवाइड यहां पे कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा। तो E इज इक्वल्स टू I ω1 माइनस ω2 इंटू ओमेगा बार। तो मीन स्पीड इज गिवन बाय, मीन स्पीड कैसे निकालेंगे, ओमेगा बार इज इक्वल्स टू E अपॉन I ω1 माइनस ω2। तो ये दिया है 1936 डिवाइडेड बाय 9.8। अब ω1 और ω2 क्या ये दिया हुआ है, फ्लक्चुएट्स बाय 30 RPM, तो 30 इंटू 2π/60 कर लेंगे। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600.48 RPM। तो सही हो गया हमारा आंसर 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड डिस्क टाइप फ्लाईव्हील ऑफ डायमीटर d। अब आपको पता है I इज इक्वल्स टू mr²/2 इन केस ऑफ डिस्क एंड I इज इक्वल्स टू mr² इन केस ऑफ रिंग। तो यहां पर k कितना जाता था, रेडियस ऑफ गायरेशन इज r/√2 हो जाता था, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा, तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा d/2√2, ठीक है, क्योंकि जो हमारा I होता है वो हो जाता है mr²/2 फॉर डिस्क के लिए, तो r लिख सकते हो d/2, ठीक है। और आपको पता है यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, जो k होता है दैट इज r/√2 होता है, और I इज इक्वल्स टू mk² हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो गया हमारा d/2√2। Now let us go to the next set. Flywheels are fitted for single cylinder and multi-cylinder engines of the same power rating. Which of the following statement is true? तो यहां पर अब हम देखना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होने वाला है। पहला देखिए, the flywheel will be smaller for single cylinder as compared to that of the multi cylinder. The flywheel will be smaller for multi cylinder as compared to the single cylinder. The flywheels for two engines will be identical. The size of the flywheel for engine depends upon the compression ratio. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा there will be a less variation in the turning moment for multi-cylinder engines as compared to the single cylinder. तो हमारे जो flywheel का size हो जाएगा it will be smaller for multi-cylinder and larger for the single cylinder. ये भी काफी अच्छा important question है for GATE 2019. Next, if the rotating masses of a rim type flywheel is distributed on another rim type flywheel whose mean radius is half the mean radius of the former, then the energy stored in the latter at the same speed. तो energy stored हमारी मेनली होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो होती है हाफ I ω², और आपको पता है हाफ I क्या होता है, mk² इंटू ω², k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k² है। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या हो गया दूसरे का, ये मीन रेडियस इज हाफ द मीन रेडियस ऑफ द फॉर्मर, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 ऑफ द फर्स्ट वन हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आपको पता है एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k² है, ठीक है, और वो हमने कर दिया हाफ, तो हो जाएगा 1/4। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। A flywheel is fitted to the crankshaft of an engine having E amount of indicated work per revolution and permissible limits of coefficient of fluctuation of energy and speeds are Kc and Ke respectively. The kinetic energy is given by, now the kinetic energy will be given by half I ω², हाफ I ω²। तो ये भी आप लिख सकते हो कि इट इज डेल्टा E/2kS, तो ये लिख सकते हो KE इंटू E/2kS, तो KE इंटू E/2kS, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन अ 4-stroke IC इंजन द टर्निंग मोमेंट ड्यू टू द कंप्रेशन स्ट्रोक इज, तो टर्निंग मोमेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक जो हमारा हो जाता है दैट इज नेगेटिव ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रोक। अगर आप याद करें 4-stroke इंजन का हम लोगों ने डायग्राम बनाया था,
ये सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट में ये भी नेगेटिव होता है, फिर यहाँ जाके एग्जॉस्ट में पॉजिटिव हो जाता है, फिर यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से क्या पूछा गया, नेगेटिव ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रोक। तो नेगेटिव तो मेजर पोर्शन में है ही और पावर वाले में सिर्फ हमारा पॉजिटिव हो गया। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारे मेजॉरिटी में नेगेटिव ही होगा। सो लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। फिर देखते हैं अ केस ऑफ अ फ्लाईव्हील द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जीज। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो ऑफ एनर्जी होगा हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एनर्जीज। नेक्स्ट देखिए, इफ द साइज ऑफ द फ्लाईव्हील इन अ पंचिंग मशीन इज इंक्रीज। अगर पंचिंग मशीन में इसका साइज हम लोग इंक्रीज कर दें तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको पता है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, हेंस अगर साइज को बढ़ा दिया जाए तो दोनों चीजें हमारी रिड्यूस हो जाएंगी। द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड विल डिक्रीज एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी विल बी सॉरी साइज ऑफ द फ्लाईव्हील को हमने अगर बढ़ा दिया है तो आपको पता है साइज के बढ़ने से दोनों चीजें घट जाएंगी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड भी हमारा घटेगा, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी आपका घट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये क्वेश्चन है, ये गेट 2019 के लिए वी कैन एक्सपेक्ट ये आ सकता है। साइज बढ़ाने से आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दोनों ही यहाँ पर कम हो जाएंगे। सो now let us go to the next question. What type of value of radius of gyration of a disc type flywheel as compared to the rim type flywheel? और आपको पता है I for the disc is equals to mr square by 2 and I for the rim is equals to mr square। तो यहाँ से आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। क्या कंपेयर करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन r बाय रूट 2 होता है और यहाँ क्या होता है, r होता है। तो 1 बाय रूट 2 टाइम्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन अ फ्लाईव्हील द सेफ स्ट्रेस इज इतना एंड द डेंसिटी इज इतना, मैक्सिमम पेरिफेरल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा बाई रो। तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन निकल के आएगा, दैट इज 60.35। तो लगभग हम ऑप्शन सी को सही मान सकते हैं। तो 60.35 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो गया सही। नाउ let us go to some more questions. The condition for force curve of a spring loaded governor। तो आपको पता है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में जो हमारा फोर्स कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होते थे वो स्ट्रेट लाइन हो जाता था। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही ऑप्शन है, अगर हम लोग चारों ऑप्शनों को देखें, स्टेबल है, अनस्टेबल है, आइसोक्रोनस है, इनसेंसिटिव है। तो वैसे अगर हम अपने स्टैंडर्ड केसेस को याद करें तो ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन है स्टेबल गवर्नर की। दूसरा, अ हार्टनेल गवर्नर इज अ गवर्नर ऑफ। ये किस टाइप का गवर्नर है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉल्स विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टाइप हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस। अगर गवर्नर आइसोक्रोनस है तो हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है। तो यहाँ से F इज इक्वल्स टू QR माइनस P देखें तो P हो जाएगा 0 एंड Q शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन है इज ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज कांस्टेंट। तो हो जाएगा गवर्नर विथ इनफाइनाइट सेंसिटिवनेस, उसको हम कहते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। इसका मतलब यह है कि दैट फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द स्लीव ऑफ बॉल्स द गवर्नर हैज द सेम स्पीड एंड कोई भी अगर चेंज ऑफ स्पीड होता है इट रिजल्ट्स इनटू मूविंग द बॉल्स इनटू एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएंगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर इज फाउंड अनस्टेबल, इट कैन बी मेड स्टेबल बाय। नाउ इट कैन बी मेड स्टेबल बाय रिड्यूसिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस। तो डिक्रीज अगर हम कर देते हैं स्प्रिंग की स्टिफनेस को, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा एक स्टेबल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर टू बी स्टेबल द कंट्रोलिंग फोर्स F इज रिलेटेड टू द रेडियस बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता है F इज इक्वल्स टू AR माइनस B, क्योंकि अगर आपका गवर्नर को स्टेबल होना है तो आपके कंट्रोलिंग फोर्स का जो स्लोप है इट शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड का स्लोप। ठीक है,
तो कंट्रोलिंग फोर्स का अगर आपका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड के स्लोप से, तो आपका डेफिनेट सी बात है देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर। अब सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर आपको पता है क्या होती है, इनफाइनाइट होती है आपकी सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर। नेक्स्ट देखिए, a car weighing W kilonewton is to be lifted at an angle theta and moved with the velocity v meter per second by crane as shown. The coefficient of friction between the tires and the road is. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो मान लीजिए द हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द कार इज म्यू डब्ल्यू किलोन्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग मान लेते हैं म्यू डब्ल्यू किलोन्यूटन है, तो पावर रिक्वायरमेंट वुड बी म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी। तो यहां से हमारा अगर देखें तो पावर रिक्वायरमेंट म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगी। तो म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी किलोवाट हो गया, सीधी सी बात है। हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका म्यू इंटू डब्ल्यू हो जाएगा और इस पे वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर जो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट, इफ phi is the angle, the efficiency of power screw is maximum when the lead angle is. Now the screw efficiency is maximum when alpha is equals to pi minus phi upon 2. तो pi minus phi upon 2, तो मतलब ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। तो pi by 2 minus phi by 2, so सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, now let us go to the next set of question and oh sorry, this is the last question for this particular slide. So with this we come to the end of the entire series of गुटका फॉर थ्योरी ऑफ मशीन्स। हाउएवर वाइब्रेशंस चैप्टर में से हम लोगों ने थोड़े कम क्वेश्चन करे हैं, एक और इस पे हम लोग गुटका लॉन्च करेंगे वेयर वी विल बी सॉल्विंग एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस ऑन वाइब्रेशंस। And I am pretty much sure that you people are finding my lectures on the platform of MechZone to be quite useful for your preparation. So don't forget to subscribe और अपने friends and colleagues को भी ज़रूर से बताइए और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारा का सारा मटेरियल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़िए और गेट 2019 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। So thank you so much and do watch all my lessons on the platform of Unacademy also.